रणनीति, सफलता और ताकत, इन तीनों के पीछे एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत काम करता है। इस पूरी चर्चा में हम इसी सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे, जिसे लॉ ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का नियम कहा जाता है। हम ये समझेंगे कि अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने या उसे अलग अलग जगह फैलाने के बीच का जो चुनाव है, वही अक्सर ये तय करता है कि अंत में जीत होगी या हार। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प पुरानी कहानी पर गौर करते हैं। एक बार एक हंस ने पास खड़े एक जानवर से बड़ी शान से अपनी तारीफ करते हुए कहा, मुझे तो हवा, पानी और जमीन तीनों की ताकतें मिली हैं। मैं उड़ भी सकता हूँ, तैर भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। देखा जाए तो वो हंस अपनी कई तरह की लेकिन एकदम साधारण और औसत दर्जे की क्षमताओं पर बहुत घमंड कर रहा था। अब पास ही खड़े एक घोड़े ने जब ये शेखी सुनी तो उसका जवाब बिल्कुल सटीक था। उसने हंस से कहा, तुम्हारी पहुंच 3 जगहों पर है, लेकिन किसी एक में भी तुम्हारी कोई खास पहचान नहीं है। तुम्हारी उड़ान भारी है, तुम मछलियों की तरह गहराई में नहीं जा सकते, और जमीन पर तुम्हारी चाल भद्दी है, जबकि मैं सिर्फ जमीन तक सीमित हूं, लेकिन यहां मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। घोड़े का ये करारा जवाब असल में अपनी ऊर्जा को हर जगह फैलाने और किसी एक क्षेत्र का मास्टर बनने के बीच के असली टकराव को दिखाता है। और यहीं से लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता का नियम निकल कर आता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी ताकतों और ऊर्जा को बचाना और उन्हें अपने सबसे मजबूत बिंदु पर पूरी तरह केंद्रित कर देना। इसे ऐसे समझिए, कई जगहों पर थोड़े थोड़े गड्ढे खोदने से कहीं बेहतर है कि एक ही खदान खोदी जाए और उसे गहराई तक खोदा जाए। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि गहराई और तीव्रता हमेशा फैलाव को मात देती है। इतिहास में इसके कई बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किंगडम ऑफ वू के राजा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लालच में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध छेड़ दिया। राजा के सबसे खास मंत्री ने चेतावनी भी दी थी कि सेना को इस तरह बिखेरना खतरनाक है, क्योंकि दक्षिण से एक और बड़े राज्य का भारी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन घमंड में अंधे राजा ने एक न सुनी। नतीजा वही हुआ, सेनाएं अलग अलग मोर्चों पर बट गईं, कमजोर पड़ गईं और दुश्मन ने आसानी से पूरे राज्य को कुचल दिया। अब इसके ठीक उलट 19वीं सदी के बेहद शक्तिशाली रोथस्चाइल्ड परिवार को देखते हैं। ये परिवार किसी पुरानी बेहतरीन घड़ी के मैकेनिज्म की तरह काम करता था। जैसे घड़ी के अंदर के सारे पुर्जे एक साथ मिलकर एकदम सटीक काम करते हैं, ठीक वैसे ही इस परिवार ने अपनी ताकत को बाहर फैलाने के बजाय अपने आपसी रिश्तों और अंदरूनी एकजुटता पर पूरी तरह फोकस किया। इन दोनों उदाहरणों को आमने सामने रखकर देखने से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ किंगडम ऑफ वू है, जिसने अपनी ताकतों को बांटा, बाहर की तरफ फैलाव किया और आखिरकार पूरी तरह बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ रॉथस्चाइल्ड परिवार है, जिसने अपने रिश्तों को एक जगह केंद्रित रखा, अंदरूनी एकजुटता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक ऐसी अकूत संपत्ति खड़ी की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने पेरिस में रहकर जो राजनीतिक उथल-पुथल देखी, वो वाकई हैरान करने वाली थी। नेपोलियन की हार, पुरानी राजशाही की वापसी, फिर से गणतंत्र का आना, मतलब पेरिस में सत्ता लगातार बदल रही थी। इतने भयंकर राजनीतिक तूफानों के बीच भी जेम्स ने अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा? जवाब बहुत ही सरल है। उनका पूरा ध्यान अपने परिवार की अंदरूनी स्थिरता पर केंद्रित था। बाहर चाहे जो हो रहा हो, उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। सैन्य रणनीति के महान विचारक कार्ल वॉन क्लॉज़ेविट्ज़ ने भी बिल्कुल यही बात कही है। उनका मानना था कि अपनी सेना और ताकतों को केंद्रित रखने से बड़ा और सरल रणनीति का कोई दूसरा नियम नहीं है। इतिहास गवाह है कि नेपोलियन भी युद्ध के मैदान में इसी नियम का पालन करते थे। वो हमेशा दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढते और अपनी पूरी ताकत बस उसी एक बिंदु पर लगा देते थे। शक्ति की कुंजियां, एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान। चलिए अब ये समझते हैं कि आज की इस शोरगुल और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में हम निजी लक्ष्यों के लिए इस नियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसे हासिल करने का तरीका 3 हिस्सों में बंटा है। पहला, सिर्फ एक लक्ष्य तय करना। दूसरा, हर रुकावट से पूरी ताकत से टकराना। और तीसरा, जब तक लक्ष्य मिल न जाए, बाकी हर चीज को नजरअंदाज कर देना। मशहूर ऐतिहासिक जासूस और लेखक कैसानोवा का नाम तो सुना ही होगा।
चाहे किसी को प्रभावित करना हो या फिर वेनिस की उस खौफनाक जेल से भागना हो जहां से कोई जिंदा बाहर नहीं आया। कैसानोवा ने अपनी हर सफलता का श्रेय इसी अटूट एकाग्रता को दिया था। उनका ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका होता था। इस एकाग्रता का एक और बहुत ही व्यावहारिक तरीका है जिसे फैट काउ यानी एक मजबूत स्रोत खोजना कहते हैं। देखिए, बड़ी सफलताओं के लिए हमेशा दूसरों की मदद चाहिए होती है, लेकिन दर्जनों लोगों को खुश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असली समझदारी इसमें है कि सिर्फ एक ऐसा शक्तिशाली इंसान या स्रोत खोजा जाए जो लंबे समय तक टिक सके और ऊर्जा दे सके। निकोला टेस्ला और पुनर्जागरण काल के कलाकारों की तुलना से ये बात और भी साफ हो जाती है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने सोचा कि वो किसी एक इंसान के अधीन न रहकर अपनी आज़ादी बचा लेंगे, लेकिन हुआ क्या? वो हमेशा दर्जनों लोगों के सामने पैसों के लिए परेशान रहे और अपनी असल आज़ादी ही खो बैठे। इसके विपरीत माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने शुरुआत में ही एक शक्तिशाली संरक्षक चुन लिया था। इसी एकाग्रता ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी, जिससे वे अपनी कला में पूरी तरह आज़ाद हो सके। ताकत हमेशा किसी न किसी केंद्र में छिपी होती है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। 17वीं सदी में कार्डिनल रिशेलू ने ये काम बड़ी ही चतुराई से किया। उन्होंने समझ लिया था कि फ्रांस की असली सत्ता राजा लुई 13वें के पास नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे से राजा की माँ ही असली ताकत है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और ध्यान सिर्फ राजा की माँ पे केंद्रित कर दिया, और अपने इसी एक अचूक निशाने के वजह से वो फ्रांस की सत्ता के एकदम शिखर तक पहुंच गए। ये बिल्कुल एक तीरंदाज की तरह है। एक तीर से दो निशाने कभी नहीं लगाए जा सकते। एक तीर को लक्ष्य के ठीक बीचों बीच पहुंचाने के लिए दिमाग और उस तीर को पूरी तरह से एक होना पड़ता है। अगर ध्यान जरा सा भी भटका तो निशाना चूकना तय है। शारीरिक और मानसिक एकाग्रता ही वो असली ताकत है जो तीर को सही जगह पहुंचाती है। नियमों का उल्टाओ, नियम कब तोड़ें? अब यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। रणनीति में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा एकाग्रता एक जानलेवा गलती भी साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि नियम कब तोड़ने चाहिए। कुछ खास स्थितियां ऐसी होती हैं जहां ताकतों को बिखेरना ही सबसे सही रणनीति होती है। जैसे जब किसी युद्ध में एक पक्ष कमजोर हो, जब अचानक बहुत तेज बदलाव हो रहे हो, जब खुद को बहुत सारे दुश्मनों से बचाना हो, या फिर जब कला के क्षेत्र में कुछ बहुत व्यापक और बड़ा करने की कोशिश हो रही हो। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। इतिहास में इसका एक बेहतरीन उदाहरण माओ त्से तुंग की रणनीति है। जब उनकी सेना मजबूत राष्ट्रवादियों से लड़ रही थी तो उन्होंने सीधे टकराने के बजाय छापामार युद्ध, तोड़फोड़ और घात लगाकर हमला करने का रास्ता चुना। एक कमजोर सेना के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा होकर ताकतवर दुश्मन का आसान निशाना बनने से कहीं बेहतर है कि वो अलग अलग हिस्सों में बंट जाए और दुश्मन को चकमा दे। ये पूरी तरह से एक विशुद्ध और कामयाब सैन्य रणनीति थी। इसी तरह अगर सिर्फ एक ही इंसान पर पूरी तरह निर्भर है तो उसका भी एक बहुत भयानक खतरा है। सिजारे बोर्गिया का मामला देखिए। वो अपनी पूरी ताकत और सेना के लिए 100% अपने पिता यानी पोप पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही उनके पिता की अचानक मौत हुई, बोर्गिया रातों रात शक्तिहीन हो गए और उनके ढेरों दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। अगर दौर उथल-पुथल भरा हो और दुश्मन ज्यादा हो तो सुरक्षा के लिए कई अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर रहना आना चाहिए। कला की दुनिया में भी बहुत ज्यादा फोकस नुकसान कर सकता है। पाउलो उचेलो नाम के चित्रकार परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव को लेकर इतने ज्यादा जुनूनी हो गए थे कि उनकी पेंटिंग्स एकदम बेजान सी लगने लगीं। इसके बिल्कुल उलट महान लियोनार्डो दा विंची को देखिए। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर नहीं लगाया, बल्कि विज्ञान, मूर्तिकला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग तक अपनी रुचियों को फैलाया, और यही फैलाव उनकी उस अद्भुत प्रतिभा का असली कारण बना। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या है? महान विचारक बाल्टासर ग्रीशन ने बहुत सही कहा था कि फैलाव से ज्यादा तीव्रता को महत्व देना चाहिए। पूर्णता हमेशा गुणवत्ता में होती है, मात्रा में नहीं। लियोनार्डो दा विंची जैसी बहुमुखी प्रतिभाएं दुनिया में बहुत कम होती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तीव्रता और एकाग्रता ही सफलता का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। 100 जगहों पर थोड़ा थोड़ा खोदने से कहीं बेहतर है एक ही जगह गहराई तक जाना। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर पल ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है, ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है
क्या हम अनजाने में उस बिखरे हुए हंस की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहता है, या फिर उस एकाग्र घोड़े की तरह जो अपनी किसी एक खूबी पर पूरी ताकत लगा देता है? रणनीति क्या होनी चाहिए, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा।